चलो, तो है ना, जिन लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हैं तो उनको थोड़ा यहाँ फायदा होगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड जो बच्चा कवर कर रखा है, मान लो आपने 1-2 महीने में कवर कर लिया हो, तो अभी जब लाइव आप करोगे चीजें तो आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। क्योंकि रिवीजन कितनी बार भी कर लो मतलब ना, तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते कभी भी, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगता है वो मुश्किल है, नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, तो उसको आप एक जगह रख लो, उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, 2 महीने 3 महीने बाद उन्हीं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखो, और तब अगर आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो मीन आपका लेवल इंप्रूव हो गया है। जैसे अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपसे नहीं होगा, जैसे PYQs उठा के सॉल्व करेंगे, आपसे नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होगा, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकता है आप कर लेंगे, लेकिन वही क्वेश्चंस हैं जो आपका लेवल इंप्रूव करेगा, या आपको ज़रूरत है वहां तक पहुंचने की, है ना। सो 2-3 महीने बाद वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो, या प्रिपरेशन तैयारी करने के बाद जब आपको लगे पूरा सिलेबस कर लिया, और तब आप सॉल्व करके देखो, अगर तब सॉल्व कर पा रहे हो मीन्स आपने सीख लिया ना, आपका लेवल इंप्रूव हो गया है नाउ दैट। उस टाइप के क्वेश्चन जो पहले मुश्किल लगते थे अब वो आसान लगते हैं, तो यही सीखना है। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करने से यही हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है कि कैसे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, यही चीज़ें हैं। चलिए, सो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। बाकी यहीं से स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। बताइए जी। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या डेफिनेशन है? हाउ टू डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट? सर अगर किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस और उसका आउटकम जो है वो यूनिक नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे हम्म, अगर कॉइन टॉस हाँ हाँ हाँ, है ना। तो मेनली रैंडम जो एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ऑफ द कॉइन या फिर डाइस वगैरह। एग्जैक्टली तो ये सब बुक में है। अच्छा, बुक में कौन सा फॉलो करूंगा तो मैं उसका आप लोगों को बता देता हूँ। सो जो हम बुक आप भी फॉलो कर सकते हैं, कि जैसे पहला जो मेरा फेवरेट मुझे बहुत सही लगता है, ये VK रोहतगी एंड AKMD सलाह वाली बुक है। दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर, है ना, क्योंकि है ना आजकल मीम्स चल रहे होते हैं ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो वैसे ही दिस बुक इज नॉट फॉर बिगिनर्स, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मतलब यू मे नॉट अंडरस्टैंड वेल, है ना, ये सब उनके लिए जो तुमको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है। ये बुक का हेडिंग है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और दिस बुक्स कवर ऑलमोस्ट पूरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपका कवर करता है। मतलब 100% तो कोई भी ऐसा बुक नहीं जो सारा कवर करता है, 1-2 टॉपिक है जो मिसिंग होगा, बट ऑलमोस्ट कवर करता है 90% से ज़्यादा कंटेंट। जो जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो इसमें है, अकेले बुक में है, ठीक है। दूसरा कुछ और बुक अगर आप पढ़ना चाहो, है ना, तो आसान बुक जैसे मैं कह रहा था ना, तो एक तो आसान है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, ये है ना, ये आप देख सकते हो, और फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ जो है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्यों लिखता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक लिमिट है। जैसे मैं आपको अगर सिलेबस के हिसाब से समझाऊं कि ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स यहाँ लिखा ना, तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारा, जैसे जो बुक, जिस बुक का नाम सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, जैसे कुछ बुक आप देखेंगे यहाँ लिखा था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कुछ कुछ बुक का हेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी प्रोबेबिलिटी वाली बुक है, उसमें आपको यहाँ तक का कंटेंट मिलेगा, है ना। सो आपको मिलेगा यहाँ तक का कंटेंट, यहाँ तक लिमिट थ्योरम तक, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी वाली बुक है, जैसे सेल्डन रॉस की बुक जो मैं लिख रहा था अभी लिखूंगा, तो सेल्डन रॉस वाली बुक में आपको यहाँ तक का कंटेंट मिलेगा, लिमिट थ्योरम तक, ये वाला पार्ट नहीं है। मतलब जो इन्फेरेंस पोर्शन है वो नहीं होगा उस बुक में, प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो यहीं तक है, फिर इसके बाद ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास मेनली सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और टेस्टिंग, तो इसके लिए आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, या जो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स की बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि बुक बहुत सारी हैं और हर बुक अच्छी है,
है ना, डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा, समझ आएगा, ठीक है। सो अ फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, इसका जो ऑथर है ये है सेल्डन रॉस, है ना, एस रॉस लिख देता हूँ। ये सब गूगल पे पीडीएफ अवेलेबल है, ये सबका पीडीएफ है, कहोगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सो अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका गूगल पर जैसे ये नाम लिखो और ये हेडिंग लिखो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसका भी पीडीएफ गूगल पे है, सेल्डन रॉस इसका ऑथर है। और आप देखोगे तो हमारे लिए है ना एक बाइबल जैसा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पूरा कंटेंट होगा, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, गुप्ता कपूर, है ना, एससी गुप्ता एंड वीके कपूर, पूरा ये ना। सो ये मेरे पास पढ़ा भी होगा, सारी बुक पढ़ी है मेरे पास है तो ना, ये वाली बुक जो है वाली पढ़ी है ना। सो ये जो बुक आप लोगों के पास होगा, है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो दिस कैन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एससी गुप्ता एंड वीके कपूर, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो फिर और अगर आप देखना चाहो तो एक है ना, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वही पढ़ो जिसकी सिलेबस को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ लोग बच्चे जानना चाहते हैं, अच्छी बात है जानना, ज़्यादा जानना, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें सीखी जा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो आपको 1 साल का प्रिपरेशन का टाइम है, आप कोशिश करो अपने सिलेबस से स्टिक रहो, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, जितने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हो सेम कंटेंट, उतना आपको मतलब वेराइटी ऑफ, है ना, वे मिलेगा सीखने का, या वेराइटी ऑफ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो उससे आपको मतलब आपका थोड़ा सोचने का नज़रिया थोड़ा बेटर होगा। डिफरेंट बुक में अगर एक ही चीज़ पढ़ते हो तो ये चीज़ है, पढ़ना है फिर समझना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये है। फिर बाकी एक है ना प्रसन्ना साहू की बुक आती है, वो थोड़ी ये बिगिनर के लिए है, जिसको कुछ नहीं आता वो बैठ के एक एक लाइन पढ़े, मतलब डेफिनेशन पढ़े, थ्योरम्स पढ़े, प्रूफ देखे, है ना, एग्जाम्पल सॉल्व है उसको सॉल्व करे, एक्सरसाइज सॉल्व करे, इस तरह से कर सकता है। तो ये इसका बुक का नाम ये प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये प्रसन्ना साहू होगा, ये भी गूगल पे मिल जाएगा आपको, ये गूगल पे ही मिलेगा, इसका कोई हार्ड कॉपी बाहर नहीं मिलता है। तो ये है ना, स्पेलिंग देख लेना, प्रसन्ना साहू आई थिंक, ठीक है, ये है बुक। तो और भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो कि है ना, तो मैं मेनली, और जो इन्फेरेंस पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगिनर, ये थोड़े से आपको थोड़ा पहले से आइडिया होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बाय कैसेला बर्गर या बर्जर जो भी आप बोलो, सो ठीक है। सो कैसेला बर्जर की बुक है, सो दैट यू कैन, है ना। सो दिस इज़ वेरी गुड बुक, जो मुझे अच्छा लिखते हैं ना, तो दिस 2 बुक्स आर माय फेवरेट, ठीक है, जो मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं जनरली इसे कंटेंट पढ़ाऊंगा। बाकी बुक भी अच्छी है जो आप पढ़ सकते हो, है ना, खुद से आप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, कुछ में ज़्यादा डिटेल में, कुछ में ब्रीफ है, कुछ में कम क्वेश्चन है, कुछ में ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ का अपना अपना एक एजेंडा है, उसके थ्रू वो क्या समझाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है, ठीक है। सो जैसे इस बुक में थोड़े देखेंगे आप, एप्लीकेशंस भी डिस्कस करता है, उस तरह की चीज़ें है। और मेनली हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस का भी है ना, जैम का भी नाम क्या है, आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो वी आर गोइंग थ्रू, यहाँ पे हम अप्लाइड पार्ट बहुत कम डिस्कस करेंगे, अप्लाइड इन द सेंस कि रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है, ना एग्जाम में पूछे जाते। आपको मैथमेटिकली चीज़ों को समझना है, जो भी सिलेबस है उसको मैथमेटिकली समझना है कि मैथमेटिकली क्या है। अप्लाइड करने के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आगे है, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, है ना, या जॉब करेंगे एमएनसीज में, कॉर्पोरेट में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे और रिसर्च करेंगे उसमें, है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस अभी भी आप देख सकते हैं जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन हमारा यहाँ पर्पस एप्लीकेशन डिस्कस करने का नहीं, हमारा एग्जाम निकालना है हमें,
तो उसके लिए चीज़ों को मैथमेटिकली समझना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। तो ये बुक है जो सब आपको गूगल पे सबका पीडीएफ अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड, गो थ्रू, आप है ना टाइम बाय टाइम अपना शेड्यूल बना के अपना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिवीजन करना, बुक पढ़ना, ये सब भी कर सकते हो। अगर भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर बुक आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्हीं बुक का ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये बुक के ही कंटेंट है, सब में वही चीज़ें लिखी हैं। बट बुक पढ़ने शायद हो सकता है थोड़ी और चीज़ें, आप यहाँ टाइम लिमिटेड, बुक में चीज़ें थोड़ी डिटेल में लिखी रहती है तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। बट नहीं भी पढ़ोगे, जैसे आप बहुत सारे बच्चे हमारे देखोगे जो कोई बुक उन्होंने फॉलो नहीं किया है ना, उन्होंने कहा जो आपने पढ़ाया मैंने उतना ही पढ़ा, फिर खूब प्रॉब्लम सॉल्व किए और इससे एग्जाम निकल गया। तो बुक पढ़ने की ऐसे कोई नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं कि बुक पढ़ना ही पड़ेगा, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही ढंग से कर लो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम होगा, आपको अपना दिमाग यूज करके आंसर निकालना है, सही आंसर निकालोगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं निकालोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा रैंक लाएगा, ठीक है ना। तो आपकी अपनी समझ जितने पूरे साल में सीखोगे वो एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, मैं आपके हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है ना, तो अगर आप वीके रोहित की बुक का अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रायल्स होते हैं, तो जिसमें मोर देन वन आउटकम होने चाहिए ताकि रैंडम हो, रैंडम मतलब श्योर ना हो, है ना, ये कहने का मतलब है। तो उसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो, और ट्रायल परफॉर्म करने से पहले या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले यू कैन नॉट प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस, आप ये नहीं बता सकते क्वाइन को टॉस करके कि हेड ही आएगा, है ना। सो ये टॉसिंग अ क्वाइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है बिकॉज इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, हेड टेल, एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बिफोर टॉसिंग की हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हम ये बता सकते दीज आर पॉसिबिलिटीज वी कैन टेल, बट यू कैन नॉट टेल एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा, है ना, हम ये नहीं बता सकते। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एक मिनट रुकिए जरा। ओके, तो गेट में जो मैं बता रहा था आपको, गेट में इस बार 1967 पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, और जैम का उन्होंने बता ही दिया है, कितना बताया था आपने, 2880। ये अप्लाई किए थे या इन्होंने आपके एडमिट कार्ड, ये स्कोर कार्ड पर लिखा हुआ है 2880, ठीक है जी। तो गेट में इस बार, पिछले साल 1500 बच्चे थे, इस बार अराउंड 2000 बच्चे थे गेट में, जो गेट के पास पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था एक। सो 1967, ठीक है ना। सो 1967 मतलब ऑलमोस्ट 2000, सो 2000 स्टूडेंट इस बार गेट दिए थे 2025 में, और अराउंड 3000 ऑलमोस्ट, है ना, 2880 है, उतने बच्चों ने जैम दिया था। 3000 बच्चे जैम देते हैं, 2000 बच्चे गेट दिए थे इस बार। ओके, और जो मैं पहला बुक बता रहा था ना, इसमें अराउंड तुम्हारा कंटिन्यूअस चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहला 11 चैप्टर जो है जैम का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करता है, एक दो टॉपिक को छोड़ दो तो। ये जो पहला बुक है ना, इसके पहला 11 चैप्टर लगातार 1 2 3 4 5 अप टू 11, चैप्टर 11 तक आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। ये 1 to 11 में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का पूरा सिलेबस इसमें है, कुछ एक्स्ट्रा भी है जो आपको समझना है, सिलेबस के एक्स्ट्रा भी है इसमें, उसको आपको इग्नोर करना है। हाँ, ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी है कंटेंट इसमें,
तो आपको देखना है कि आपको कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, देखो सर जी। सर जैसे मैं स्टैटिक्स पहले नहीं किया तो मैं बिगिनर हूँ तो मैं मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए बुक तो कोई भी पढ़ स्टैटिक्स के सकते हो, लिए? थोड़ा बहुत अगर ढंग मतलब आपको आइडिया है, मतलब वो पढ़ के देखो, मुझे लगता है ये सब डाउनलोड करो, पढ़ के देखो क्या अगर ये समझ आ रहा है, आपको लग रहा है जो कह रहा है वो ठीक है, तो ओके है। नहीं, अगर आपको नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है तो फिर थोड़े लोअर लेवल पे जाओ। तो ये सबसे ज्यादा है ना, ये इंडियन ऑथर में, मतलब हालांकि ये तो यूएस में प्रोफेसर हैं, लेकिन है ना नाम इंडियन ही है, तो वैसे ये भी यूएस में ही प्रोफेसर हैं, वीके वैदगी। सो ठीक है ना। यू कैन स्टार्ट विद, आई थिंक कोई बुक, ये बुक से स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक और यू मे स्टार्ट विद दिस बुक, है ना। ये है 2 या 4, पढ़ के देखो ना। मुझे लगता है जैसे बुक डाउनलोड करो, जस्ट एक चैप्टर, पहला चैप्टर हर बुक में प्रोबेबिलिटी ही है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आप देखोगे, ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी पोर्शन है, ये जितने बुक मैंने लिखाए हैं उसमें ऑलमोस्ट हर बुक में ये पहला चैप्टर है। जैसे चैप्टर 1, जितने बुक, ये 4-5 बुक मैंने लिखाए हैं, हर बुक में ये चैप्टर 1 ही होगा। अच्छा, गुप्ता कपूर में शायद नहीं होगा क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करता है। तो इसको छोड़ के बाकी हर बुक में, इसमें इन सब में जो पहला चैप्टर है गुप्ता कपूर वाले, इस बुक में नहीं होगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव और ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये पहला पार्ट है ना, ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन ही होगा। तो दोनों तीनों बुक से पढ़ के देख लो, आई थिंक समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं तो हूँ ही, है ना। मतलब मैं, इसमें डिपेंड करता है ना आपका क्या लेवल है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी इतने साफ होते हैं कि उनको एक बार पढ़ के वो समझ जाते हैं। तो आप पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आप किस बुक में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो ये सब खरीदना तो है नहीं, गूगल करने हैं, सबका पीडीएफ अवेलेबल है। नहीं है, ग्रुप में लिख दो, कोई बच्चा भेज देगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा, है ना। सबका पीडीएफ है। और आप पढ़ के देखो, एक एक पहला चैप्टर हर बुक का पढ़ के देखो, एक ही कंटेंट, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बुक मेरे लिए ठीक है, उसको फॉलो करो, है ना। और नहीं फॉलो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरू में बुक पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक है, बुक पढ़ने से बेनिफिट ही होता है, लॉस तो होना नहीं है। ओके जी, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो मैं कह रहा था ये बुक जो वीके रोहतगी वाली बुक है, ये इसका जो डेफिनेशन लिखता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ना। सो ये डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। सो एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जो ये बुक का डेफिनेशन लिख देता हूँ वर्ड टू वर्ड। सो एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जो पहला पॉइंट है जो ये बोल रहा है कि ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस, इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन, मतलब आउटकम्स मतलब जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, है ना। आउटकम्स, या इसको बोले ना पॉसिबल रिजल्ट्स, आर नोन, ऐसा है। सो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन, और जो दूसरा है ना, नोन इन एडवांस, या तो ऐसा बोलो, नोन इन एडवांस। और जो दूसरी कंडीशन है कि एन एग्जैक्ट रिजल्ट, या बोलो कि है ना जो रिजल्ट है, कि जो फाइनल रिजल्ट है, इसको क्या बोलोगे वर्ड में, इन्होंने क्या लिखा है, रिजल्ट्स, है ना। एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो बस मैं अपडेट कर दूँ, एन एक्सपेरिमेंट containing more than one outcomes
ये पढ़ लोगे राइटिंग, मोर देन वन आउटकम सच दैट ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑल आउटकम्स यही सैंपल स्पेस बनेगा बाद में, एंड एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, it can be repeated under identical condition, under identical conditions। ये डेफिनेशन है, जो बुक का ही डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। सो इट कैन बी रिपीटेड अंडर कंडीशन, ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये नोट्स भेज दूंगा ना, तो लिख लीजिए। तो मैं अपने क्या लिखूं, एन एक्सपेरिमेंट कंटेनिंग मोर देन वन आउटकम इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या तो ऐसा लिख देता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ एंड ओनली इफ दिस। चलो ये हो गया डेफिनेशन। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? देखो ये बस है ना, ये डेफिनेशन लिखा हूं जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग, कि कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। ये तीन कंडीशन है कि सारे आउटकम नोन होने चाहिए एडवांस में, एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। जैसे क्वाइन है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, इस तरह से हम रिपीट कर सकते उस प्रोसेस को अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब सिमिलर कंडीशन में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशन है ये, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आप जानते भी हैं, जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, ठीक है, रोलिंग अ डाई, फिर है ना ड्रॉइंग अ कार्ड, ये हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से आपके पास आएगा। और है, सो ये आपके पास आ जाएगा। और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, है ना। सो ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर आता है एक वर्ड सैंपल स्पेस, है ना, जो कि आप जानते हो। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस? ये तो सब लोग जानते हैं ना, ये तो आप 12th क्लास या उससे पहले से पढ़े हो। अच्छा, जो बच्चे बिगिनर है या एक्सपीरियंसड है, मैंने आपको पहले बोला होगा कि क्लास 11 12th का ना, ये सब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 11 12th में भी है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो अभी होमवर्क दूंगा आज मैं, ठीक है ना, कि आप लोग क्या करना है अभी के लिए, अगले एक दो दिनों में आपको जो 11th क्लास है और 12th क्लास है इसका ना एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो, ठीक है। कोई भी एक बुक, हालांकि एनसीईआरटी रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा सबके लिए। इसमें जस्ट जो क्लास 11th में एनसीईआरटी खोलोगे तो इसमें आई थिंक चैप्टर नंबर शायद 16 है, 16 है 15 है, 15 होगा, 16 स्टैटिस्टिक्स है। ये प्रोबेबिलिटी है, इस पूरे बुक को कंप्लीट करके आना, ठीक है ये। और चैप्टर नंबर यहाँ आई थिंक 13 है, प्रोबेबिलिटी कर लिया होगा, ऐसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, बेसिक्स, है ना। तो ये आपको क्लास 11th में और 12th में, है ना, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, इससे गो थ्रू होना है। गो थ्रू होने का मतलब ये है कि रीड लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पढ़ो उस बुक से, जो एग्जाम्पल्स हैं उसको पहले खुद सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो। उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं पहले आप खुद सॉल्व करो, सो दैट आप ये चेक करो कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो कंटेंट है, इसका मोरलेस, इसमें जितने वर्ड्स लिखे हैं इसके 60-70% क्लास 11 12th का ही है, जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो भी। तो मोस्ट ऑफ आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते पर रिवीजन के पर्पज से, मतलब बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा ना, इट इज अ फाउंडेशन के लिए कि आपका बेस, इसको जाके, है ना, रीड लाइन बाय लाइन पढ़ो, रीड डेफिनेशन, रीड एंड अंडरस्टैंड, आपको मेन है समझना है, अंडरस्टैंड डेफिनेशन, ठीक है। फिर
सॉल्व एग्जाम्पल योर सेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू सॉल्यूशन। पहले खुद सॉल्व करो एंड सॉल्व एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसमें? सॉल्व एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ये आपका होमवर्क है अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना। तो आज क्या दिन, आपको 2-3 दिन का टाइम दे देता हूँ मैं। हालांकि टाइम नहीं लगेगा, आप उठाओगे एक दिन में कर लोगे कंप्लीट, बट स्टिल, है ना। आज वेडनेसडे है तो इसको सैटरडे तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अभी सैटरडे तक, आज है क्या है, वेडनेसडे, सो वेडनेसडे से सैटरडे तक इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपने ऑनेस्टली कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फिर हम संडे को हो सकता है मैं डिस्कस करूँ ये चीज़, तो बता दूंगा, ये बीच में डिस्कस कर सकते हो, बट ये है कि 2-3 दिन में तुम इसको कंप्लीट कर लो ये चीज़ें, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बहुत बेसिक है, तो ये आपको आना चाहिए, चाहे बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का हो चाहे स्टैटिक्स बैकग्राउंड का हो, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसके पीछे जैसे बताया होगा मैंने कि इसके पीछे अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी सेट थ्योरी की, जिनको नहीं आता हो तो सेट थ्योरी भी एक बार देख लेना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता हो तो वो भी तुम देख सकते हो, जस्ट फॉर द रिवीजन या रिकॉलिंग पर्पस, आपको रिकॉल हो जाएगा, है ना। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हो, ठीक है, से हो जाएगा। तो एक बार जैसे ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, बताइए जी। तो सैम्पल स्पेस का कोई डेफिनेशन बताइए आप में से, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सैम्पल स्पेस? Set of all possible outcomes of a random experiment is called हाँ, a है ना। sample space. सो अ सेट ऑफ, हालांकि ये यूनिक होता है, सो द लिख सकते हैं ना। सो द सेट ऑफ ऑल possible outcomes, so the set of all possible outcomes of a random experiment, this is called its sample space। तो यहाँ पे मैं जो इसको डिनोट करूंगा, जो कि वीके रोहतगी वाली बुक में जनरली आप लोग अभी तक सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते आए होंगे, है ना। तो मैं भी ओमेगा से इसको डिनोट करूंगा, तो क्योंकि वो आदत है मेरी, इसलिए वो सिर्फ डिनोटेड बाई, तो ये ओमेगा से मैं डिनोट करूंगा, या एस। तो एस में नहीं, क्योंकि एस यहाँ में सिग्मा फील्ड भी आएगा, तो मैं इसको ओमेगा से डिनोट करूंगा इसको, ना। सो ये कैपिटल ओमेगा है, तो डिनोटेड बाई कैपिटल ओमेगा। ये मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नोटेशन है, आगे मैं इस कोर्स में हम लोग ये नोटेशन फॉलो करेंगे सैम्पल स्पेस के लिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए, और ये सब क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, मतलब सैम्पल स्पेस पता है क्या है ना, ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप ये सब पता होना चाहिए। रिवीजन से ये फायदा होता है कि चीज़ें इजीली दिमाग में सेट हो जाती हैं, जितनी बार रिवाइज करेंगे, तो ये सब आपने बचपन से कई बार ये वर्ड सुने होंगे, तो ये सबके लिए नोन है ना। जैसे एग्जाम्पल है, हमने लिखा टॉसिंग अ कॉइन, है ना, टॉसिंग अ कॉइन। सो इसमें अगर इसका हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो आप सब जानते हैं हेड और टेल, है ना। जैसे रोलिंग अ डाई, तो इसमें आपके पास जो सैम्पल स्पेस है ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूं कि टॉसिंग अ कॉइन until we get a head, ये एक्सपेरिमेंट है, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? देखिए जी, टॉसिंग अ कॉइन अंटिल, एक कॉइन को तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक कि हमें एक हेड ना आ जाए, तो इसका क्या आएगा सैम्पल स्पेस? बताइए जिन लोग आइडिया है। इनफाइनाइट सैंपल। इन्फिनाइट सेट आएगा ये, और उसमें क्या होगा, ये सैम्पल स्पेस में आउटकम्स क्या क्या आएंगे? सर ऐसे हो सकता है कि पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टेल आ जाए, हम हेड या ले रहे हैं, हाँ हेड आ जाए, ठीक है। और या फिर फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में टेल हेड आ जाए, हाँ ठीक है, पहले टेल फिर हेड आ जाए। फिर वहीं से टेल के नंबर बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हेड आ जाए। जी जी जी, है ना, ये सब आप लोगों के लिए इजी है। तो मतलब यहाँ है
कि हम तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आए। तो या तो पहली बार में ही हेड आ गया, या दूसरी बार में हेड आएगा, या तीसरी बार में हेड आएगा, बट जहां तक हेड आएगा वही हमारा वो रहेगा। ये चीज़ है। तो ये हमारा है ना आपके पास हो गया। जैसे मैं ऐसा लिखता हूं कि जैसे मैं अगर तो थोड़ा रियल लाइफ से अगर रिलेट करोगे तो वैसा है कि अगर हम लिखें जैसे अगर लिखे मान लो सो हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन, मान लो कोई भी एक रोड है ना, मान लो NH1 फॉर एग्जांपल, ये कोई सर्वे हो रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो हम क्या काउंट कर रहे हैं, यहाँ मैं सैंपल इसको एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, है ना। बाद में इसको रैंडम वेरिएबल से भी हम ले सकते हैं, कुछ भी, नेशनल हाईवे 1 मान लिया एग्जांपल के लिए, कि काउंटिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम काउंट कर रहे हैं कितने एक्सीडेंट हुए कब। तो मान लो इन अ डे फॉर एग्जांपल, है ना, कि हम ये देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 1 पे कितने एक्सीडेंट हुए, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, वी आर काउंटिंग दिस। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा, बताइए जी। Set of natural. आउटकम्स क्या क्या होंगे Set of सैंपल, natural. नहीं समझ नहीं आया। Natural 1, 2, 3, 4. बट हाउ डू यू नो कि एक सर एक्सीडेंट होगा ही, 0 1 2 3 हाँ क्योंकि हाउ डू यू नो कि एक्सीडेंट होगा ही, ऐसा बताओ कि एक भी एक्सीडेंट ना हो, है ना। सो 0 1 हो सकता है एक भी एक्सीडेंट ना हो, जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट होगा ही। सो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो या अगर एक और लिखते हैं कि जैसे मान लो, है ना, एग्जाम्पल में काउंटिंग या ऑब्जर्विंग लाइफ ऑफ कोई भी, है ना, अ बल्ब। सो हमारा क्या है, कोई बल्ब है उसकी लाइफ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइफ टाइम, है ना, इस तरह। तो ये क्या हो सकता है, सो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, ये कब तक रहेगा। तो क्या लगता है इसमें क्या होगा, 0 1 अच्छा लेकिन किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम, है ना। तो ऑब्जर्व तो कर रहे हैं किस में, सो मान लो इन सेकेंड्स लिख देता हूं, है ना, कि कितने सेकेंड सरवाइव करेगा। बट जरूरी नहीं कि हम डिस्क्रीट काउंट कर रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटरवल 0 to infinity. हाँ, है ना। तो इसको आप अगर सही बल्ब है तो 0 से इन्फिनिटी ले सकते हैं, अगर खराब बल्ब भी है तो हम क्लोज भी कर सकते हैं इसको, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे आप कहोगे कि सर क्लोज क्यों नहीं लिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है खराब ही हो पहले से, तो इस तरह से। अदरवाइज अगर सही बल्ब था तो ओपन लगा सकते हैं, अगर आप ये लेके चलते हो कि वो बल्ब सही है फिर हम चेक करें तो ओपन लगा सकते हैं, अगर हो सकता है खराब ही हो पहले से, तो इस तरह से। तो ये जस्ट कुछ जैसे अपने बड़ी से एग्जांपल बना रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो सैंपल स्पेस डिस्क्रीट भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। इन्फिनाइट में आप लोग जानते होंगे ये जो है ये काउंटेबली इन्फिनाइट है, ये अनकाउंटेबली इन्फिनाइट है। तो सैंपल स्पेस कुछ भी, जैसे अब सैंपल स्पेस सेट ही तो है, ये एक सेट है ना। तो क्योंकि हमें सेट की यहाँ बार बार जरूरत पड़ेगी, सो आपको सेट को ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी इस तरह के वर्ड यूज होंगे। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे सेट जो है इसमें एक तो पॉसिबिलिटी है, तो फाइनाइट सेट हो सकता है या इनफाइनाइट सेट हो सकता है। फाइनाइट में हो सकता है एम्प्टी हो, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कम्स अंडर फाइनाइट सेट, तो ये एम्प्टी सेट हो सकता है, या नॉन एम्प्टी, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। तो फाइनाइट में दो कैटेगरी हो सकती है कि या तो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी। इनफाइनाइट में दो कैटेगरी यहाँ पे है, एक होगा काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, और एक होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट।
तो इन्फाइनाइट सेट की दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक काउंटेबली मतलब इन्फाइनाइट अगर किसी में एलिमेंट है तो उसका फर्दर दो क्लासिफिकेशन है कि वो कौन सा वाला इन्फाइनाइट है, काउंटेबली इन्फाइनाइट है या अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट है ना। सो देयर आर टू क्लासिफिकेशंस, काउंटेबली इन्फाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से होगा, ये आएगा हमारे पास। सो काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे इसका नोटेशन जनरली हम लोग 5 लिखते हैं या इसका मतलब खाली है, इसमें नॉन एम्प्टी है, मान लो जैसे 1 2 है फॉर एग्जांपल, है ना, इस तरह से ये फाइनाइट सेट है। काउंटेबली इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल बताओ जी। सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जी, तो इसमें जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इस तरह के। इसमें क्या होगा, इंटरवल हाँ कोई भी इंटरवल्स आप ले लीजिए, ओपन क्लोज जो भी, सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले लीजिए। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे है ना ये जो मैं लिख रहा था। सो ये आपके पास अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो कई तरह ये सब ऑप्शंस में आ जाते हैं एग्जाम में। अब बच्चों को पता ही नहीं अच्छा ये क्या होता है, ये भी कुछ मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, मोस्टली को पता ही होता है। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है ये, है ना, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और ये आपके पास जो है ये है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, इसको बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। एम्प्टी तो होगा नहीं सैंपल स्पेस, क्योंकि है ना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन इंश्योर करता है कि कम से कम एक से ज़्यादा आउटकम होना ही चाहिए, है ना, तभी वो एक्सपेरिमेंट होगा। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं उसमें कोई आउटकम ना हो, या सैंपल स्पेस एम्प्टी सेट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन कहता है ना कि एन एक्सपेरिमेंट कंटेन इन विच एटलीस्ट 2 आउटकम तो होने चाहिए। सो ये फाइनाइट सेट होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट है। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि आपके पास सैंपल स्पेस हो सकता है फाइनाइट सेट हो सकता है इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट में काउंटेबली इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, डिपेंड्स, है ना, ये है। तो ये तो सैंपल स्पेस जैसे है ना, ये तो आई थिंक ये सब डेफिनेशन क्लियर है ना सबको। तो ये सब अभी आएगा, फिर से आएगा, अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल उसमें फिर से आएगा ये चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। अब एक वर्ड आता है इवेंट। ये सब बहुत एलिमेंट्री चीज़ है जो क्लास 11th के आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, जो मैं लिखा रहा हूँ अभी, ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी, हाँ, है ना। सो यहाँ पे जो है इवेंट, तो जो हम लोग इवेंट का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट, क्या होगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या क्या, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ सिंपल है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो ये सब आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशन है ना, मतलब अगर आपको समझ आ गया चीज़ें तो आप बता पाओगे इजीली। ये है, तो इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ या एनी सबसेट ऑफ, है ना, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, तो जो हम प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकालते हैं, आप देखते हो लिखा रहता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी हम हमेशा इवेंट की फाइंड करेंगे। सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख रहे थे, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग अ क्वाइन, है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस था हेड टेल। अब कह रहा है कि सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो आपका इवेंट होगा। सो कितने सबसेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ ओमेगा, तो ये फाई हो सकता है, सेट कंटेनिंग एच हो सकता है, सेट कंटेनिंग टी हो सकता है, ये सब है ना। देर आर 4 सबसेट्स ऑफ ओमेगा, सो देर आर 4 इवेंट्स है। यहाँ पे आप कोई भी इवेंट लिखोगे अगर लैंग्वेज में भी, तब भी वो इन्हीं 4 में से एक आएगा, है ना। सो जो इवेंट्स हैं यहाँ पे, सो जो इवेंट्स होगा ई, जनरली इसको हम इट इज डिनोटेड बाई ई, जनरली इट इज जनरली जो हम डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाई ई। ठीक है, तो E1 हो सकता है फाई,
E2 हो सकता है सेट कंटेनिंग H, E3 हो सकता है सेट कंटेनिंग T, है ना, E4 हो सकता है सेट कंटेनिंग HT, इस तरह से कुछ हो सकता है, आ जाएगा। तो ये सब इवेंट्स हैं, बस ये चार, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी और भी है ना, जैसे दूसरा एग्जांपल जो मैं लिख रहा था उसको रिपीट करते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल था कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल वी गेट अ हेड, अ कॉइन इज टॉस्ड until we get a head, so this is a random experiment। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो सैंपल स्पेस आप लोगों ने बताए थे जो है, तो पहली बार में हेड आ जाएगा या दूसरी बार में हेड आ जाएगा या तीसरी बार में हेड आ जाएगा या चौथी बार में हेड आ जाएगा, ये चलता रहेगा। अब आपसे पूछूं कि इसके पास कितने इवेंट्स हो सकते हैं, तो ये खुद काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है, और आप लोग पावर सेट जानते होंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो जो पावर सेट आपके पास आएगा, है ना, सो ये तो खुद हमने जो बताया हमने कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब मैं जैसे ये ना, अगर मैं इसको सेट में लिख देता तो आपको पता है इस सेट का जो है ना, सबसेट्स को एक फिर से एक सेट बना दो, मतलब एक सेट बनाओ जिसके अंदर सारे सबसेट हो, तो यू नो इट इज कॉल्ड पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो मैं यहां अगर इसका पावर सेट लिखूं, पावर सेट ऑफ ओमेगा, सो मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो जैसे ना इसमें क्या होगा, फाई हो सकता है सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग TH, है ना, इस तरह से TH, या दो को एक साथ ले लो HTH, इस तरह से होगा। बट क्वेश्चन है कितने इसके पास आएंगे, 2 to the power n, that is infinite. हाँ कौन सा वाला इन्फिनाइट होगा ये, Sir, Countably uncountably infinite. 2 की पावर नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबली इन्फिनाइट या अनकाउंटेबली इन्फिनाइट। क्वेश्चन ये पूछना था जो पावर सेट ऑफ ओमेगा है ये क्या होगा, काउंटेबली इन्फिनाइट होगा या अनकाउंटेबली इन्फिनाइट होगा। Countably infinite, sir. कैसे, Sir, 2 to the power infinite होगा तो नेचुरल नंबर के पावर में इनफाइनाइट है तो शायद काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। बाकी लोग बताइए। थोड़ा सा इसमें हालांकि हम जाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस मैं एक रिजल्ट बता देता हूं कि कोई भी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है उसका पावर सेट अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट होगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी दो काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है उसका कार्डिनलिटी सेम रहता है। सुनना जो मैं ध्यान से कहना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ उसमें, यू चूज एनी टू काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो अभी सरप्राइज आपको नहीं होना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और सेट ऑफ क्या इंटीजर की कार्डिनलिटी सेम है, ये आप लोग जानते होंगे जो मैथमेटिकली जिन्होंने प्रूव किया है। तो मैथमेटिकल सेंस में जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही इंटीजर्स हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ 1-to-1 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन है नेचुरल नंबर से इंटीजर में, ये आपने एग्जाम्पल 12th क्लास में भी देखा होगा। तो मैथमेटिकली क्या है, सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल कार्डिनलिटी सेम है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि ये काउंटेबली इन्फिनाइट, हम मान लेते हैं ठीक है कि ये काउंटेबली इन्फिनाइट है, तो थ्योरम ये कहता है रिजल्ट कि यू चूज एनी टू काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, दे विल हैव सेम कार्डिनलिटी। तो इसका मतलब जितना इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें एलिमेंट होंगे मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि देयर इज अ 1-1 फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अगेन एक कैंटर्स थ्योरम है, किसी को आइडिया है व्हाट इज द कैंटर्स थ्योरम? गूगल कर बताओ, चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, व्हाट इज द कैंटर्स थ्योरम?
जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आप कहीं से बता सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें आता हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, चाहे तुम बुक में देख के बताओ, गूगल करके बताओ, चैट जीपीटी से बताओ, या कहीं से बताओ, बट इफ यू आर एबल टू आंसर देन यू विल लर्न इट। मतलब आप एक बार पढ़ लिए तो आपके दिमाग में रह जाएगा ना, अच्छा ये हमने देखा था। तो यहाँ क्लास में इंटरेक्ट करने का मतलब है कि डिस्कशन है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूछ रहा हूँ तो आपको आना ही चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर रिसोर्सेज, चाहे बुक खोल के देख लो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी देख के बताओ बस जो आपको समझ आता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैंटर्स, उससे पता चलेगा ना कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं पहुँच पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। सो क्वेश्चन व्हाट इज कैंटर्स थ्योरम, क्या कहता है कैंटर्स थ्योरम? कैंटर्स थ्योरम, सेट नहीं बात कर रहा हूँ, सेट अलग है। आई थिंक कैंटर्स थ्योरम इसका नाम है। पावर सेट का कार्डिनलिटी हमेशा उस सेट से ज्यादा रहेगा। यस, तो ये कैंटर्स थ्योरम है, और ये कहता है कि कभी भी किसी सेट, नॉन एम्प्टी सेट या कोई सेट हो और उसका पावर सेट हो, कभी कार्डिनलिटी इक्वल नहीं हो सकती। और मैंने अभी कहा दो सेट अगर काउंटेबली इन्फिनाइट है तो कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी। तो कैंटर्स थ्योरम ये कह रहा है कि ये दोनों का कार्डिनलिटी तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है एस और पावर सेट ऑफ एस, एस मतलब सेट, एक सेट और पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कोई सेट है ही नहीं कि जिसमें सेट में जितना एलिमेंट है उसके पावर सेट में उतना ही एलिमेंट हो जाए। और ये ऑब्वियसली आप भी ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं अगर सेट में n है तो यहां से क्या समझ आया कि ये काउंटेबली इन्फिनाइट तो नहीं हो सकता। अगर काउंटेबली इन्फिनाइट होता तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और कैंटर सेट कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया जो मैं आपको जस्टिफाई करना ही चाह रहा हूँ, दिस इज काउंटेबली। तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, वो तो मैं कुछ एलिमेंट लिस्ट किया हूँ। अगर सारे एलिमेंट आप लिस्ट करोगे, है ना, ये वैसे ही होगा जैसे मैं आपको बताऊं कि सेट ऑफ रियल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 ऐसा लिख देना हो गया। तो ये हालांकि रिप्रेजेंट तो गलत टाइप का हो गया ना। मैं अगर लिखूं कि हाँ चलो 2/3 भी है, 3/4 भी है, तो वैसे समझा रहा। हालांकि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब एलिमेंट इसमें है, लेकिन और भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि, है ना, सो वी कैन नॉट लिस्ट ऑल एलिमेंट, है ना, और नाइदर वी हैव द पैटर्न। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। सो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी इवेंट की बात जैसे है ना, इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इवेंट, पावर सेट ऑफ ओमेगा, इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इवेंट्स। यहाँ पे मैं लिख सकता था कि अगर इसमें एक सेट बना दूं तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स है। इसका अगर मैं एक सेट बना दूं तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स किसका। तो दिस इज, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये जो है, दिस इज, ये जो बनाए हैं, दिस इज सेट ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ ओमेगा, जो कि ओमेगा वहां ये था। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो पहला एग्जाम्पल था मेरा, उसमें सैंपल इसमें 2 एलिमेंट है। सेट ऑफ ऑल इवेंट्स जो मैं लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ ओमेगा, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट है। इसी को बाद में सिग्मा फील्ड बोलूंगा। तो ये सिग्मा फील्ड है जो कि अभी हम डिफाइन करेंगे। जिन लोगों ने रिकॉर्डेड देखा होगा उनको आइडिया होगा, दिस इज सिग्मा फील्ड। और सिर्फ फील्ड बोलोगे चलेगा, सिग्मा में वो भी अलाउड है ना, फील्ड या जस्ट फील्ड बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जो भी सेट ऑफ ऑल इवेंट्स है ना, वही सिग्मा फील्ड है। तो ये बना रहा हूं सिग्मा फील्ड है यहाँ पे, और ये सिग्मा फील्ड यहाँ पे फाइनाइट सेट है। ये जो मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल, है ना, पावर सेट ऑफ ओमेगा, ये सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, है ना, ये इसी को इवेंट स्पेस भी बोलते हैं, जो कि सिलेबस में वर्ड यूज किया हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली, ये भी सिग्मा फील्ड बनाएगा, वन ऑफ द सिग्मा फील्ड, ये भी एक सिग्मा फील्ड है। और ये जो यहाँ पे सिग्मा फील्ड है, ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। दिस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दिस सैंपल स्पेस हैज फाइनाइटली मेनी एलिमेंट, बट दिस सैंपल स्पेस हैज अनकाउंटेबली मेनी इवेंट्स। सैंपल स्पेस में आउटकम्स फाइनाइट है, बट सैंपल स्पेस के पास अनकाउंटेबली मेनी इवेंट्स हैं। इवेंट प्रोबेबिलिटी हम इवेंट्स की फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बस मैं बताने की कोशिश कर रहा था ना। तो ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे सिग्मा फील्ड को, क्या होता है ये, है ना। तो अभी इसको थोड़ा इग्नोर करो। अभी के लिए समझ सकते हो कि पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सिग्मा फील्ड। अभी आपको जानना हो सिग्मा फील्ड क्या होता है। तो ऑन द लूज सेंस और फॉर द एग्जाम्पल पर्पस या फॉर द पर्टिकुलर केस, सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज वन काइंड ऑफ सिग्मा फील्ड, जो कि अब तक आप पढ़ते आए हो,
है ना, तो वो ट्रिवियल सिग्मा फील्ड इसको आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं है तो ये सिग्मा फील्ड है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ओके, सो यहां से क्या होगा, ओके, तो दिस सेट हैज काउंटेबली मेनी, मतलब काउंटेबली इन्फिनाइट आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, है ना, बट दिस एक्सपेरिमेंट हैज अनकाउंटेबली मेनी इवेंट्स। ओके, तो ये तो इवेंट पे आ गए, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो आउटकम तो पता ही है, आउटकम मतलब क्या है, पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है ना। अगर आउटकम जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, शुरू में भी यूज किया हमने, सो आउटकम जो हम लिखते हैं, आउटकम का मतलब है पॉसिबल रिजल्ट। तो अगर आप आउटकम को अगर डिफाइन करना चाहो तो इसका मतलब है कि पॉसिबल रिजल्ट या एन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, या इसको आप बोल सकते हो कि एन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, इस तरह से है। कहने का मतलब ये है कि मान लो, मैं अभी समझाता हूँ, देखो ये ओमेगा है, सैंपल स्पेस है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, क्या लिखूँ, चलो स्मॉल ओमेगा आई, है ना, जहाँ आई कोई सेट में है, फॉर एग्जांपल समथिंग एनी सेट। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने क्या लिखा है कि जो इवेंट है ना वो सबसेट है ओमेगा का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा आई बिलोंग कर रहा है ओमेगा में, तो यहाँ जो ये इवेंट है, आपको समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दिस इज इवेंट। सो इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का, और जो बिलोंग कर रहा है वो आउटकम है ना। सो आउटकम और इवेंट अलग अलग चीज है, ठीक है। ओमेगा आई आउटकम है, तो जो सैंपल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट्स हैं वो आउटकम्स हैं, और जो सैंपल स्पेस का सबसेट है वो इवेंट है ना। तो इवेंट इज इटसेल्फ अ सेट, बट आउटकम इज नॉट अ सेट। आउटकम एक एलिमेंट है ना, जस्ट एक नंबर हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस तरह से। ओके जी, तो ये तो बस आगे क्या आता है। तो इवेंट के बाद अब जैसे आपने सुना होगा पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, या सर्टेन इवेंट, इस तरह से है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डू यू डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि यहाँ अक्सर दिक्कत रहता है। एक तो इम्पॉसिबल इवेंट है और एक सर्टेन या श्योर इवेंट है। बताइए जी। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, स्पेलिंग ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? Occurring of कोई ऐसा इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। नहीं वो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। अभी आपको हम बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी 0 डज नॉट एंश्योर इट इज एम्प्टी सेट। देयर आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है ना। तो यहां दिक्कत है। तो जिस सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है वो जरूरी नहीं है इम्पॉसिबल इवेंट हो, है ना। वो डिस्क्रीट सेंस में हो सकता है, कॉन्टिन्यूस सेंस में नहीं होगा। तो यहां पे जो डेफिनेशन हम वो लिखेंगे, मतलब ऐसे इवेंट्स भी हैं जो नॉन एम्प्टी हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसा है ना। नॉन एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ऐसे ही पॉसिबिलिटी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सो इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपसे ये जो पूछना चाह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0, दिस डज नॉट गारंटी ई इज एम्प्टी सेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे सेट्स आपको मिलेंगे जो एम्प्टी तो नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 है, वैसा है ना। सो ये हम देखेंगे अभी। सो यहाँ पर जो हम डिफाइन करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो एम्प्टी सेट के इक्विवेलेंट हो, एम्प्टी सेट के इक्वल हो, है ना। इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इक्वल सेट का मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, है ना। दोनों अलग अलग वर्ड है। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट दोनों अलग अलग डेफिनेशन होगा। इक्वल सेट्स मीन्स दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जो ए में है वही बी में है, बी में है वही ए में है। और इक्विवेलेंट का मतलब है ए में 4 है, बी में 4 है, चाहे वो 4 कुछ भी हो, यहाँ ये 4 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज टू आर इक्विवेलेंट सेट, जिसमें एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना जरूरी है। इक्विवेलेंट में, इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है कि ऐसा इवेंट जो एम्प्टी सेट के इक्वल हो, और यहाँ पे क्या होगा,
सर्टेन इवेंट क्या होगा कि ऐसा इवेंट जो पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए। तो मैं पूरा वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वैसा ई मतलब इवेंट, ऐसा इवेंट जो एम्प्टी सेट के इक्वल, जिसमें एक भी आउटकम ना हो, जिसका फेवरेबल आउटकम एक भी ना हो सैंपल स्पेस में। और सर्टेन इवेंट क्या होगा कि ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, जो एलिमेंट सैंपल स्पेस वो सब उसमें आ जाए, तो वो श्योर इवेंट हो जाएगा, है ना, इस तरह से। इवन किसी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है डज नॉट गारंटी कि इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है डज नॉट गारंटी इट इज श्योर इवेंट, है ना, मे बी, बट वैसा डेफिनेशन के थ्रू हम ये देखते हैं। मतलब दो तरह की, आपको यहाँ थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा चीज़ों को, लाइटली लोगों तो दिक्कत होगी। मैं कहना ही चाह रहा हूँ गलत इंटरप्रेट नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल होगी, ये गलत है। तो आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। P implies Q एंड Q implies P, टू आर डिफरेंट स्टेटमेंट। तो आपको ये एग्जाम में भी समझना होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप गलत समझते हो तो आंसर गलत लिख के आते हो। तो कई बार आपसे पूछा होता है कि इफ दिस देन दिस, कई बार आपसे पूछता है कि दिस इफ दिस, तो इफ वाला ऑप्शंस में होता है। तो आपको समझना है कि P implies Q है या Q implies P है, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट ना। इफ एंड ओनली इफ में बराबर हो जाता है कि P implies Q एंड Q implies P। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दिस इज गुड, बट प्रोबेबिलिटी 0 डज नॉट एंश्योर इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, प्रोबेबिलिटी 1 डज नॉट गारंटी इट इज श्योर इवेंट इन द लॉन्ग रन, या बोलूं इन द लार्ज पर्सपेक्टिव, इन द स्मॉल डिस्क्रीट केसेस, और उस केस में ऐसा होगा, है ना। मैथमेटिकली इसको हम जस्टिफाई करेंगे। ओके तो ये तो ऐसे ही हो गया सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट जो है ना, तो ये गारंटी देगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे मैं जस्ट आपको एज अ रिमार्क बता रहा हूँ, या एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, चलो इसको बाद में हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि चूज ट्रू स्टेटमेंट, है ना। जैसे ए है कि अगर ये एम्प्टी सेट है तो प्रोबेबिलिटी 0 है। दूसरा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये एम्प्टी सेट है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी अगर ई सैंपल स्पेस है सो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो ई की वैल्यू सैंपल स्पेस के इक्वल आएगी। तो अभी जो मैंने आपको समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए इनमें से कौन कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो रिपीट किया ना कई बार मैंने लाइन, जिनको समझ आया बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फॉल्स, एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो फॉल्स है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिलता है तो फॉल्स है। और ट्रू का मतलब है कि हमेशा ट्रू होने चाहिए, देयर इज नो काउंटर एग्जांपल, ये चीज़ है। सो इसमें ये ट्रू है ना, और ये ट्रू है आपका। बी और सी इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव काउंटर एग्जांपल, वो मैं दूंगा भी आगे आपको, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक अभी है ना। ऐसे बहुत सारे टाइप है, सिंपल इवेंट है ना, सिंगलटन एलिमेंट, मतलब सिंपल इवेंट का मतलब एक ही एलिमेंट हो, कंपाउंड इवेंट मोर देन 1 एलिमेंट हो, ठीक है। सो उस तरह से आएगा। थोड़ी आगे बढ़ो तो है ना, इवेंट स्पेस जो मैं लिख रहा था अभी इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा जो हम सिग्मा फील्ड अगर डिफाइन कर रहे थे उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। एक तो फील्ड होगा या अलजेब्रा होगा, एक होता है फील्ड FIELD, है ना, फील्ड, या इसको जस्ट अलजेब्रा, ये सब्जेक्ट नहीं एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे। और एक आएगा सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, है ना। इस पे ऑलरेडी अभी आई थिंक जैम में आया था, जैम 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो मैं अभी करा रहा हूँ इस पे, ठीक है। जैम 2024 में आया था।
तो क्या होता है जी, कोई बताओ जिनको आइडिया है, जिन्होंने पहले पढ़े हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फील्ड या अलजेब्रा इन प्रोबेबिलिटी सेंस, या है ना इन प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये तो है ना फील्ड एक लीनियर अलजेब्रा में भी होता है, आप जानते होंगे वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, तो वो अलग फील्ड है, वो उससे हमें मतलब नहीं है। अलजेब्रा पूरा सब्जेक्ट है तो वो अलग है ना। सो हमें यहाँ फील्ड इन द सेंस स्टैटिस्टिक्स पर्सपेक्टिव से, प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से समझना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फील्ड। बताइए कोई जिनको आइडिया है। और अगर एक सैम्पल स्पेस कंसिडर कर रहे हैं ओमेगा, हम्म और उसका एक सबसेट ले रहे हैं, हम्म तो उस सबसेट में एम्प्टी सेट उस सबसेट का पार्ट होना चाहिए, हम्म पहला कंडीशन है। दूसरा ये कि सर वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर इट्स कॉम्प्लीमेंट, अंडर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। और तीसरा एक कंडीशन है वो क्लोज होना चाहिए अंडर द काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन या फाइनाइट यूनियन, चेक करो ठीक से। करंट काउंटेबल यूनियन। नहीं तो वो सिग्मा फील्ड है। अब तुम ये चेक करो, यही डिफरेंस है फील्ड और सिग्मा फील्ड में, यही डिफरेंस जो मैं आप बता रहा हूँ आपको, है ना। अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा में ये डिफरेंस है। तो है ना क्लोज्ड अंडर, जैसे वर्ड में, जैसे आपने बताया मैं वर्ड में बता देता हूँ, फिर हम मैथमेटिकली लिखते हैं जैसे इन्होंने बताया। चेक करो ठीक से। अब ये चेक करो कि सिग्मा फील्ड और फील्ड में डिफरेंस क्या है, तो आपको समझ आएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जहाँ से भी आप देख रहे हो, या आपको अगर आइडिया है ऑलरेडी, तो आप ये सोचो कि सिग्मा फील्ड, तो अगर आपने ये डेफिनेशन फील्ड का बताया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन क्या है, तो आप सेम बताएंगे या कुछ अलग बताएंगे। अगला मैं सिग्मा फील्ड लिखने वाला हूँ, ये सिग्मा अलजेब्रा, तो क्या सेम जो आपने बताया वही सिग्मा फील्ड होगा या कोई डिफरेंस है दोनों में। नहीं तो मैंने सिग्मा फील्ड का बताया। हाँ वो सिग्मा फील्ड है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इट इज अ सेट ऑफ, है ना। आप चाहो तो जैम 2024 का पेपर डाउनलोड करो, उसमें वर्ड सर्च करो, ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाट इज अलजेब्रा, आई थिंक पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा अलजेब्रा है, सैंपल स्पेस दे रखा है, और पूछा है आपसे सिग्मा फील्ड भी दे रखा, अच्छा हाँ मतलब वही ऑप्शंस में ही है वो, है ना। सो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं किया, प्रोबेबिलिटी वर्ड अभी हम कभी यूज़ नहीं किया, अभी हम इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, है ना, ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम सिग्मा फील्ड, प्रोबेबिलिटी आगे आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, और फंक्शन का होता है डोमेन और रेंज। तो जो अभी डिफाइन कर रहे हैं ये हम, है ना, भूमिका बांध रहे हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड। तो अभी सिग्मा फील्ड तक पहुंचेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा। तो अभी हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने से पहले हमें उसके पीछे की जो चीज़ें चाहिए वो हम अभी उसको डिफाइन कर रहे हैं। सो फील्ड क्या है, फील्ड होगा कि पहले ये लिख देता हूँ, लेट ओमेगा वी सैंपल स्पेस, ठीक है। सो ओमेगा हमारा एक सैंपल स्पेस है, एंड तो यहाँ लिखेंगे अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, ध्यान से दो क्या लिखा है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, नॉट ऑल सबसेट्स, है ना, यू कैन चूज फ्यू सबसेट्स ऑफ ओमेगा, उसका एक सेट बनाओ। अब उस सेट की हम बात कर रहे हैं। सो अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, यू नेम इट, है ना, कुछ नाम दे दो इसका। तो जनरली चलो इसको क्या सबस्क्रिप्ट ए बोलते हैं, या जनरली बुक में जो रहता है ना जी से डिनोट करता है, तो जी लेके चलो, चलो जी लेते हैं। अ सेट जी ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, या एफ भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हैं, अलजेब्रा है तो, है ना। तो इट्स अप टू यू आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। चलो जी ही लेके चलते हैं। तो अ सेट जी ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड फील्ड या अलजेब्रा, है ना। तो इफ एंड ओनली if and only if it contains empty set and it is closed under, मतलब 3 कंडीशन है, इट कंटेन एम्प्टी सेट, कॉमा, इसको मैथमेटिकली भी लिखूंगा, ये वर्ड में लिख रहा हूँ फिर मैथमेटिकली लिखेंगे, इट कंटेन्स एम्प्टी सेट, इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट एंड क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, है ना।
फाइनाइट यूनियन। तो मैथमेटिकली अगर लिखें तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज, जो ये पहला कंडीशन है कि दैट इज जी इज फिल्ड और अलजेब्रा, है ना, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, फिल्ड और अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ। तो पहली कंडीशन है वो है कि फाइव बिलोंग करने चाहिए जी में, फाइव सबसेट नहीं, बिलोंग कह रहा हूँ, बिलोंग करना चाहिए जी में। दूसरा कंडीशन है यह है क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता होगा क्लोज्ड का क्या मतलब है। सो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी सेट उठाओ उसमें से, उसका कॉम्प्लीमेंट उसी में होने चाहिए, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपने सुना होगा वर्ड, ये क्लोजर प्रॉपर्टी वही है ये, क्लोज्ड यूनियन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। सो लेट्स से इफ ई बिलोंग्स, है ना, इफ ई बिलोंग्स टू जी देन ई कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं बार लगा रहा हूँ ना, सी ना लिखने के बजाय, ई कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ई, है ना, ये है, चाहे कोई भी ई ले लो, फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी जी के अंदर होगा, तो इसको बोलेंगे क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, इफ, है ना, यहां पे E1 डॉट 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 EN, ये फाइनाइट सेट ले रहे हैं, बिलोंग्स टू जी देन यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 to n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड अप टू EN, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू जी, है ना। तो यहां होगा E1 E2 EN बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज यूनियन ऑफ EIs I फ्रॉम 1 to n बिलोंग्स टू जी, है ना, ये हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट यूनियन, है ना, क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, ये फाइनाइट यूनियन है, ठीक है, समझ रहे। तो इसको अगर सिंबल में ना लिख के मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं तो वही चीज है। ये है ना, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे तो मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है फील्ड या अलजेब्रा की। आप चाहो 2024 का पेपर खोल के देखो, जैसे चलो मैं वही क्वेश्चन ही आपको अभी 24 का पेपर ही मैं डाउनलोड कर दिखाता हूँ, तो इसमें तो होगा मेरे पास, लेकिन अभी देखते हैं इसमें। तो हमें चाहिए एमएस का क्वेश्चन पेपर ना, एमएस का। अच्छा ये तो कट ऑफ बता रहा है, अच्छा ये कट ऑफ पहुँच गया, हमें तो पेपर चाहिए था। यहाँ से मिलेगा पेपर? हम्म। अच्छा बाय द वे खुल गया, तुम लोग देख लो जैम वाले जो लोग हैं। जैसे ये क्या था, कट ऑफ मार्क्स एमएस का, है ना, पिछले साल 23 नंबर कट ऑफ था जनरल का 2024 में, और इस साल कितना है, कितना है किसको याद है? व्हाट इज कट ऑफ? कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। क्या था जी क्वालिफाइंग मार्क्स, किसको याद है? व्हाट इज द क्वालिफाइंग? 8 कितना मार्क्स है इस बार? पॉइंट 8 नंबर है ना, अप्रॉक्स 8 मार्क्स हैं। तो पेपर की डिफिकल्टी को समझो कि पिछले साल जिनके जनरल कैंडिडेट के बच्चे के 23 नंबर थे ना, वो क्वालिफाई हुए थे, मतलब उनको क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाई डज नॉट गारंटी एडमिशन, मतलब क्वालिफाई माने गए वो, रैंक जिनको मिलेगा, है ना, जिनको रैंक ये जो वैलिड है, जो क्वालिफाइड माने जाएंगे, 23 था और इस बार 8 मार्क्स था, तो ये डिफरेंस था, है ना, ये है। एनीवे सो ये तो खुल गया, हम पेपर ढूंढ रहे थे। अरे यार खोलो, देखो कोई क्वेश्चन देखो, ये तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे यार ये डाउनलोड करना इतना करना पड़ेगा,
छोड़ो, सीधा मैं लिख देता हूँ क्या है, इतना मेहनत करने के बजाय। देखो मैं लिख देता हूँ, मतलब क्वेश्चन जो भी है वो देख लेंगे। ये डेफिनेशन में किसी को डाउट है इसमें, एक बार पढ़ लो। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। डेफिनेशन ओके है? जैसे मैं लिख रहा था ना, तो मान लीजिए ऐसा है कि मैं आपको सैंपल स्पेस अभी जस्ट लिख देता हूँ। लेट से यही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला है ये ओमेगा है ना, दिस बी सैंपल स्पेस, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फील्ड और एल्जेब्रा, है ना। बाकी 24 का पेपर देख लेना, अभी तो मैं यहाँ डाउनलोड नहीं कर पाया। तो आप 24 का पेपर ड्राइव में होगा या, है ना, ऐप पे भी होगा या ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ढूंढना पड़ेगा। सो उसमें एक क्वेश्चन इस पे होगा, ठीक है, उसको देखना ट्राई करके। तो मतलब आपको जस्ट समझना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फील्ड और एल्जेब्रा, है ना। ऑप्शन ए है, जैसे मैं G1 लिख देता हूँ, पावर सेट ऑफ ओमेगा। अब मैं सारा एलिमेंट लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत है ना, उसमें टोटल कितने 2 की पावर 6 एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 64। तो मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इसको लिखते तो इसका मतलब सेट होगा, इसमें 5 होगा, सेट कंटेनिंग 1 होगा एंड ओमेगा भी होगा, तो ये पूरा इस तरह से आएगा। दूसरा है G2, जिसमें है 5 एंड ओमेगा, है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, लिखा नहीं मैंने, ये पावर सेट है, इसमें सारे एलिमेंट है। तीसरा है ABC G3, 5 सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 कॉमा ओमेगा। डी है G4, 5 सेट कंटेनिंग 1 2 2 3 4 5 6, ठीक। फिर 3 4 5 6 1 ओमेगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से G1 G2 G3 G4 में से कौन सा फील्ड या अलजेब्रा है। डेफिनेशन पढ़ लिया ना आपने। ये 3 कंडीशन आपको चेक करना है। एम्प्टी सेट होना ही चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब जो भी जी में है उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए। फाइनाइटली मेनी सेट्स आप ले लो, चाहे आप यू चूज 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, एज मेनी सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स एट अ टाइम चूज करो, उसका यूनियन भी उसमें होने चाहिए। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो जरा ढूंढ के बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा सिग्मा फील्ड है, कौन सा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अब ऐसे ट्राई करो, जैसे एग्जाम में मान लो करोगे, अपने लेवल पे कोशिश करो, देन लुक फॉर द हेल्प आउटसाइड। पहले खुद से करके देखो।
आया जी? अच्छा, चैट में बता रखा आपने। तो इन्होंने बताया ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी, ए बी सी, ऑल ए बी सी। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर ए बी सी है। ठीक है, 4-5 लोग ही बस, कितने हैं? अच्छा, ऑल ज़्यादातर लोग ऑल बता रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऑल भी बताए हैं। ए सी, डी सी हो गया, है ना? ठीक है जी, चेक करते हैं। देखिए, तो हमें क्या इंश्योर करना है? एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो मैंने एम्प्टी सब में लिए हैं, तो पहला क्राइटेरिया में सब पास हो गया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया कि हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो दूसरा क्राइटेरिया तो पावर सेट है, इसमें सारे सबसेट हैं तो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ऑब्वियस है ये। तो ये तो सारे क्राइटेरिया पास करेगा, है ना। तो अब तक, चूंकि जब तक आपने सिग्मा फील्ड का नाम नहीं सुना था, तब तक जो हिडन सिग्मा फील्ड था वो ये था, है ना। अब तक बचपन से मान लो बहुत सारे लोग आप में से होंगे, कुछ होंगे जो उस नाम नहीं सुने होंगे, या जो भी नहीं सुने होंगे। तो वहां पे हिडन सिग्मा फील्ड हर जगह है। जहां भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वहां सिग्मा फील्ड है, क्योंकि बताऊंगा कैसे। तो सिग्मा फील्ड, हिडन सिग्मा फील्ड हर जगह कुछ नहीं है, तो ये है। लेकिन अगर गिवन होगा तो एक सेट के पास बहुत सारे सिग्मा फील्ड हो सकते हैं, एक पावर सेट के पास, है ना। तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन रहता है, तो उसका मैं बताऊंगा रिलेवेंस क्या है अभी नेक्स्ट क्लास में। कि तो जहां सिग्मा फील्ड नहीं दिया बाय डिफॉल्ट ये सिग्मा फील्ड है। अदरवाइज सिग्मा फील्ड दिया होगा तो क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़े डिफिकल्ट बना दिया फिर, ये है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे क्राइटेरिया की। दूसरे क्राइटेरिया में हमारे पास है कि ई जी में है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसमें सारे सबसेट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट वाला भी हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी पास कर गया, दूसरा क्राइटेरिया। इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी पास कर गया। इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। फिर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी तो बी कॉम्प्लीमेंट ए, है ना। तो ऐसा है, तो वो तो हो गया। तो दूसरे क्राइटेरिया पे चारों पास कर गया। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया पे। तीसरा क्राइटेरिया है कि यू टेक यूनियन, इट्स नॉट लाइक यूनियन ऑफ ऑल। आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ जो वर्ड लिखा था ना कि क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, मतलब आप फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स उठाओ, उसका यूनियन उसमें होने चाहिए। अब कितने उठाओगे? तो ऑल पॉसिबल यूनियन। You take any 2 at a time, union must be there. You take any 3 at a time, union must be there. You take any 4 at a time, union must be there. So all possible combinations of union must be there. ये मतलब है इसका। It's not like n fix. n यहाँ पे just notational purpose के लिए used है। n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो 1 के लिए ट्रिवियल केस हो जाएगा कि एक सेट तो होगा ही। 2 लिया, n को मैंने 2 लिया, तो यू चूज एनी 2 सेट, यूनियन मस्ट बी देयर। n को 3 अगर रखूँ मैं, तो यू चूज एनी 3 सेट्स, यूनियन मस्ट बी देयर। एंड जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपको सबके लिए इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो पावर सेट है, फिर से कह रहा हूँ सारे सबसेट्स हैं, तो यू टेक यूनियन ऑफ एनी होगा ही। यहाँ इन दोनों का यूनियन लोगे आ जाएगा, दो से ज़्यादा है भी नहीं। यहाँ जैसे मैं क्या करूँ कि यू टेक एनी 2, यू टेक द यूनियन, जैसे इन दोनों का लोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का लोगे ये खुद आ जाएगा, इन दोनों का लोगे ये खुद आ जाएगा। यू टेक एनी 3 तो भी यूनियन इसमें आएगा, है ना। यू टेक एनी 4, और 4 ही तो है, ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। तो you choose any 2, union will be there. You choose any 3, union will be there. You choose any 4, union will be there. अब यहाँ पे आते हैं जरा, 1 2 है एंड 1 है, तो हो ही जाएगा। यहाँ 1 2 है और यहाँ ये है, जरा इसका यूनियन लो, तो 1 2 3 4 सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा। ये लेते हैं और ये लेते हैं, तो केस में कोई क्राइटेरिया फेल होगा? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इसका लेते हैं यूनियन, 1 का यूनियन इसके साथ। अब सही है ना। नाउ सी, यू टेक दिस एंड यू टेक दिस। अब आप सोचो कि क्या इसका यूनियन इसमें है? ध्यान लगाओ, यू टेक दिस सेट, यू टेक दिस सेट, टेक द यूनियन ऑफ दिस टू, यू विल फाइंड कि इन दोनों का यूनियन इसमें नहीं है
एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सिग्मा फील्ड, नॉट अ फील्ड इन फैक्ट। बताऊंगा ऑल फील्ड्स आर सिग्मा फील्ड, ऑल सिग्मा फील्ड मे नॉट बी अ फील्ड, ये चीज़ है ना, ऑल फील्ड्स आर सिग्मा फील्ड। भी ये देखेंगे। सो समझ आ रहा है क्यों सिग्मा फील्ड नहीं, तो ये सिग्मा फील्ड नहीं है, बाकी है। क्यों नहीं है? यू टेक यूनियन ऑफ दिस टू, यू विल नॉट फाइंड इट हेयर, नहीं आएगा ना, 1 3 4 5 6 तो नहीं है इसमें, दैट्स वाई। ठीक है जी, तो जो लोग बताते हैं बीसी मैं भी क्या बता रहा था, मान लो ये बॉक्स है जिसके अंदर फील्ड है या अलजेब्रा है, तो इससे एक लार्जर बॉक्स है जिसके अंदर सिग्मा फील्ड है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, सिग्मा फील्ड। तो कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, है ना। और अभी तक का ये तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आपका अभी के लिए होमवर्क है जस्ट क्लास 11 12th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, यू जस्ट रिवाइज इट वंस। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, यू विल रियलाइज मेनी न्यू थिंग्स। जैसे मैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, आप पता नहीं कुछ लोगों को पता है कि नहीं, मैं बताऊँ आपको कि जैसे ये एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है, फ्यू पीपल मे फाइंड इट न्यू, बट आप देखो क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। ये सब है, यहाँ भी है, ये सब भी क्लास 11th इलेवरी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको रियलाइज होगा 11 12th में था, लेकिन आपने तब नोटिस नहीं किया जब आप 11 12th में थे, लेकिन अभी पढ़ोगे तो आपको लगा अच्छा ये चीज़ यहाँ था लेकिन हमने तब ध्यान नहीं दिए थे। सो वैसा होगा, है ना। सो जस्ट गो थ्रू वंस और प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, जो डाउट होगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज यही स्टॉप करते हैं। सो 3 दिन कंसिक्यूटिव का है, तो कल भी रखता हूँ क्लास में, है ना। सो अभी नेक्स्ट वीक से मे बी आई थिंक मुझे जो है, सो मैं ऐसा रखूँगा, क्या है आज वेडनेसडे हो गया ना, तो इस वीक तो ले लेता हूँ 3 क्लासेस, फिर अगले वीक से मंडे ट्यूसडे थर्सडे मैं लूँगा, बाकी उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, ऐसा कर लेंगे, या नेक्स्ट 3 डेज कर लेंगे, देखेंगे। तो अभी आज मैं लेता हूँ, कल भी मेरी क्लास होगी, तो आप लोग जब तक है ना वो सॉल्व करो। भाई किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, अदरवाइज हम यहीं स्टॉप करते हैं आज, ठीक है। बाकी कुछ भी फीडबैक हो तो आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली, बिना हेजिटेट किए, या है ना बाकी टीम को बता सकते हैं कुछ, है ना, जो भी हेल्प चाहिए हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है।